अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। महाराजा रंजीत सिंह की हमेशा ये ख्वाहिश रही कि सूबा मुल्तान को तख्ते लाहौर के मातहत किया जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने कई बार मुल्तान पर हमले किए, लेकिन अहले मुल्तान ने महाराजा की इस ख्वाहिश के आगे बंद यूँ बांधे कि कभी मज़ाहमत की, कभी चंदा किया, खराज अदा किया और जान छुड़ा ली। लेकिन आखिरकार महाराजा रंजीत सिंह की तख्ते लाहौर के तहत मुल्तान को लाने की ख्वाहिश के असीर हो गए और मुल्तान आखिरकार महाराजा रंजीत सिंह के इस मुल्क पंजाब का हिस्सा बन गया, जिसकी सरहदें उस वक्त पेशावर से लेके मुल्तान और फिर शिकारपुर तक चली गई। उस वक्त बहावलपुर के नवाब बहावल खान महाराजा रंजीत सिंह की मज़ामत कुछ इस तरह किया करते थे कि कभी वो मुल्तान वालों के साथ मिलकर लड़ा करते थे, कभी अकेले हार जाया करते थे, फिर चंदा किया करते थे, अपने तलाई जेवरात और टैक्सेस जो थे वो रहन रखा करते थे और महाराजा रंजीत सिंह को कुछ दे दलाकर रुखसत कर दिया करते थे। अपनी रियासत को कायम रखने के लिए नवाब बहावलपुर ने यह किया कि अंग्रेज़ों का कुर्ब हासिल किया और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपनी रियासत को उस वक्त तक कायम रखा जब तक कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने अपने पहले दस्तूर के तहत 1 यूनिट बनाया और 1 यूनिट में रियासत को जम कर लिया गया। तारीख़ के 2 सदियों के इस चक्कर को वापस करने की पहली कोशिश मोहम्मद अली दुरानी साहब ने शुरू की है। इनके साथ इनके पैरोकार हैं, बहावलपुर के नौजवान भी कहते हैं, इनका दावा है कि बहावलपुर के नौजवान भी इनके साथ हैं और ये वापस बहावलपुर को एक सूबे के तौर पर बहाल करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ जनूबी पंजाब के लोग हैं। जनूबी पंजाब के लोग ये काम पंजाब असम्बली में करारदादें पेश करके करना चाहते हैं और उनमें एक अहम नाम आज हमारे साथ भी मौजूद है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात। ज़ईम कादरी साहब, PMLN से इनका ताल्लुक़ है और सो कॉल्ड जिसे हम तख्ते लाहौर कहते हैं उसके अहम नुमाइंदगान में से हैं। मोहम्मद यार हिराज साहब उस करारदाद के मुहर्रिकीन में से एक हैं जो जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाना चाहते हैं और जनूबी पंजाब की तारीफ़ कुछ ये साहिवाल से लेकर DG खान तक करते हैं। और सलीम बुखारी साहब हैं, सहाफ़ियों के उस्ताद हैं, हम सब के उस्ताद हैं और वो आज हमें बताएंगे कि किसके मौक़िफ़ के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद अली दुरानी साहब से कि मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप इक़्तिदार में भी रहे, तवील अरसे से सियासत में भी हैं, आपके मौक़िफ़ में एक इलाकाइयत का ये रुझान, बहावलपुर को एक सूबा बनाने का रुझान क्यों, कब और कैसे आया? मेरा ताल्लुक़ अहमदपुर शर्किया से है। मेरी जाए पैदाइश खानपुर है। मैं रहीम यार ख़ान, लियाकतपुर, बहावल नगर में पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद मैं लाहौर पढ़ता रहा, इस्लामाबाद, फिर पेशावर से मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया, इस्लामाबाद, यहीं सियासत करता रहा। मेरा अपने जो आबाई इलाका था उससे सियासी ताल्लुक़ कभी नहीं रहा, समाजी ताल्लुक़ यकीनी तौर पे था और उस सियासी ताल्लुक़ ना होने की वजह से हकीकी मानों में मेरा यही ख्याल था यहाँ रहते हुए कि जिस तरह मुल्क के दूसरे हिस्से गरीब हैं वैसे ही बहावलपुर भी गरीब होगा। लेकिन जब दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा, मैंने कहा यहाँ भी शायद किसी ऑपरेशन की तैयारी है। तो पिछले साल जब मैं वहाँ गया तो जो हक़ाइक़ मेरे सामने आए वो मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी सोच से बहुत बियॉन्ड थे। मुझे ये पता चला कि मुल्तान 1 से 3 डिवीज़न बन गए, लाहौर 1 से 3 डिवीज़न बन गए, रावलपिंडी 1 से 2 डिवीज़न बन गए, 18 इनमें नए ज़िले बन गए, 48 तहसीलें बन गई, लेकिन बहावलपुर को कुछ नहीं मिला। मुझे ये पता चला कि बहावलपुर के अंदर, बहावलपुर इस वक्त शरह ख्वानदगी में पंजाब का सबसे निचले दर्जे पर रहने वाला इलाका है। बहावलपुर डिवीज़न से जो बच्चे मैट्रिक में अपीयर होते हैं, लाहौर और गुजरांवाला और रावलपिंडी की निस्बत उनकी तादाद 1/3 है। तालीमी इदारों की तादाद 1/3 है अगर किसी और डिवीज़न से उसका कंपेयर किया जाए। बहावलपुर के भुट्टो साहब ने कोटा रखा था सिविल सर्विसेज में बहावलपुर डिवीज़न के लिए पंजाब में 12% का। जब मैंने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकाली तो इस वक्त बहावलपुर के सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स रह गए हैं उनकी तादाद 3% से कम है। इस साल पंजाब का बजट था 489 बिलियन का, 489 बिलियन का। उसमें से 13% में बहावलपुर का शेयर बनता था 66 अरब रुपए। बहावलपुर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर कितना खर्च हुआ? 1.2 अरब रुपए तरक्याती
और 9.3 अरब रुपए गैर तरक्याती, टोटल 10.5 बिलियन बहावलपुर के लिए मुख्तस किया गया। वहाँ से कितना वापस आ गया उसका हिसाब जो है वो अभी जून में मेरे से ज़्यादा अच्छा हिराज साहब कर देंगे। ये मैं आखिरी बात कह दूं कि पंजाब ईरान से भी बड़ा है, तुर्की से भी बड़ा है और यूरोप के तमाम ममालिक से पंजाब बड़ा है, लेकिन एक सूबा है जिसके ऊपर सबसे कम खर्च हो रहा है पंजाब के ऊपर, और उसके बावजूद पंजाब के ऊपर एतराज़ भी किया जाता है। इन तमाम इश्यूज़ की बुनियाद पर इसको मैंने एक कौमी इशू के तौर पे उठाया और आज अल्लाह की मेहरबानी से आपके ताउन से पूरे मुल्क में इस इशू पर एक मुस्बत पैराहे में बात हो रही है, किसी मनफी पैराहे में बात नहीं है। हराज साहब, आपके भी कुछ इसी किस्म के, जब आपने वो करारदाद पेश की और आपने भी कहा पानी कम है, आपने भी कहा कि वहाँ पर वसाइल खर्च नहीं हो रहे, शिकायत एक सी हैं, मौक़िफ़ अलग अलग कैसे? जो हमारा मौक़िफ़ है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, हम ये कहते हैं कि जिस तरह ये एलोकेशन पॉपुलेशन बेस पे की गई है इस्लामाबाद और लाहौर में, लाहौर के में जब वो पैसा आता है तो उसको पूरे सूबे में उस पैसे को उसी तनासुब से पहुंचना चाहिए कि जिस तनासुब पे आबादी है। वो पैसा उस तनासुब पे आगे नहीं जा रहा। 175 बिलियन 175 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट, उसमें से 3% जो है, तकरीबन 2.9% जो है वो प्रोजेक्ट्स, साउथ पंजाब के प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किया गया। 2.9% साउथ पंजाब के लिए एलोकेट किया गया और बाकी जो है ये ज़कात के तकरीबन बराबर ही पहुंच जाता है। तो बाकी जो है साउथ पंजाब से बाहर, यानी कि सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के लिए एलोकेट किया गया। तो ये इशू जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, ये इस वक्त क्यों ज़्यादा हो गया है पहले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएमएल क्यों हुकूमत में नहीं रही? जी, मैं इसमें एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट कर दूं। उस वक्त ठीक था, मैं उस वक्त के भी, मैं हिस्ट्री में भी जाना चाहता हूँ। उसका मेन इशू जो है ना, एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होती थी पहले, अभी भी वो इन नेम मौजूद है, जिसमें कानूनी तौर पे हर ज़िले में कुछ पैसे के पहुंचने के लिए वो एक उसी तरह का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता रहा है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो पिछले 2 साल में तख्त लाहौर ने ख़त्म कर दी है। तो उसके रिज़ल्ट में पिछले 2 साल में जो एक फार्मूले के हिसाब से एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा मज़ाफ़ात में, छोटे शहरों में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच रहा था, खा वो कम था या ज़्यादा था, वो उस बहस पे हम अभी बाद में। जी हिराज साहब, इस पे मज़ीद गुफ्तगू, अभी सवालात का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। बार बार बात तख्ते लाहौर पे आ रही है। ज़ईम कादरी साहब, ये क्या वजह है, आप एलोकेशन क्यों नहीं करते? आप खुद असम्बली के मेंबर हैं, आपकी जमात के अंदर आपकी बड़ी अहमियत है। यकीनन जनूबी पंजाब को बहुत सी महरूमियों को फेस करना पड़ा, ये उसमें तमाम लोग शामिल हैं। मैं अब ये सवाल इन दोनों से नहीं करूँगा कि उन 5 साल में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस मुल्क में हुक्मरान थे और मेरे बड़े भाई दुरानी साहब का सूरज आबोताब से चमक रहा था, उस वक्त क्यों उन रिसोर्सेज के बारे में और करारदाद। और मैं भी ज़ईम आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि इतने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल क्रंच में लाहौर के अंदर रिंग रोड का मंसूबा कैसे बनता है, लेकिन मैं बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। रोड का वो इन्होंने शुरू किया था, आगे सुनो ना, नहीं उसका जवाब ले लेना। जी जी, जवाब ये है कि तकरीबन 27 अरब रुपए का पैकेज इसी साल वज़ीर आला पंजाब, खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा अनाउंस किया सदर्न पंजाब के लिए, और वो 27 अरब रुपया वहाँ लग रहा है। वज़ीर आज़म साहब का भी वहीं से ताल्लुक़ है, वो भी यकीनन एक 12 या 15 अरब रुपए का पैकेज है जो वहाँ पे लगना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वो कम है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल रीडू करना पड़ेगा। नहीं, उसका सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो उस जगह पर ज़्यादा लगाई जाए जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और उन लोग जो वहां पर नहीं, तो वो आप ना शुरू करते ना चौधरी परवेज अली साहब, तो आप खत्म करा दें। वही बात कि 60 अरब रुपया खर्च हो गया, उस 60 अरब को जाया करके 10 अरब रुपया लगाने के बजाय उस 60 को जाया कर दे। यार क्या अजीब बात है।